चलिए भाई, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है संदीप शर्मा। मैं आपको करवाऊंगा जीएस का पोर्शंस। और अपन ने पता है कि अब एसएससी जो है, कोई भी एग्जाम हुआ, अब तो प्री और मेंस दोनों के अंदर ही अपना जीएस का पोर्शंस हो चुका है। और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने बैठे तो बिल्कुल आसान लगता है, और जब क्वेश्चन सोल्व करें तो उतना ही हार्ड बन जाता है। फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होते अपने से, क्योंकि आप पे बेसिक सी चीज़ों को कवर नहीं करते। और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है अपना जिसको जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है, क्योंकि डेली जो घटनाएं हो रही है वो सारी की सारी किसके अंदर, जीएस के अंदर। मैथ का पोर्शन हो गया, इंग्लिश का हो गया, उसमें तो वही चैप्टर अपने हैं जो आते हैं। लेकिन इसके अंदर आपका क्या है भाई, अपना जो चीज़ें ऐड हो रही हैं वो करंट अफेयर में, और जो चीज़ें बदल नहीं रही वो स्टेटिक में। ठीक है। बाकी अपन एक होता है आपका हाल फिलहाल, जब आप एग्जामों में देखते हैं तो एक अपना होता है स्टेटिक जीके का पोर्शन, स्टेटिक जीके। और बच्चा क्या करता है कि पूरी जीएस को कवर कर देता है, लेकिन जीएस को कवर तो कर लेता है, लेकिन उसका डाउट फिर भी रहता है कि मेरा स्टेटिक नहीं हुआ, या स्टेटिक है क्या चीज़। क्योंकि आपका कोई भी एसएससी या कोई भी एग्जाम हो रहा ना, उसमें लगभग आपका ये मान लीजिए कि 50% जो वेटेज हो रहा है वो आपका स्टेटिक का ही कवर हो रहा है। ठीक है। अब स्टेटिक क्या होता है उसके बारे में फिर अपना स्टार्ट करते हैं। पहला जो पोर्शन है उसका, तो देखिए भाई, तो स्टैटिक के बारे में अपना यदि बात करें भाई, स्टैटिक क्या होता है। देखिए, स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन जिनका कभी भी आंसर चेंज नहीं होता, वो सारी की सारी चीजें स्टैटिक के अंदर ही कवर होती हैं। और जिनका उत्तर चेंज हो जाता है वो सारी की सारी करंट के अंदर। बस इस करंट और स्टैटिक को यदि आपने डिटेल में पढ़ना है तो फिर ये 4 सब्जेक्ट और निकल कर आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है। इफ जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे आपसे पूछा जाए कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, पता है सभी को? बताइए कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी भाई? इंदिरा गांधी जो है वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। अब ये क्वेश्चन आपका टिक चुका है। ये क्वेश्चन होगा स्टैटिक का, जो पहली महिला पूछी गई है। पहला राष्ट्रपति पूछ लिया, पहला आपका उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट पूछ लिया, जो चीजें पहले पहले पे पूछ ली गई, तो यह चीज आपकी जो होगी ये स्टैटिक के अंदर कवर होगी। ठीक है। इंदिरा जो गांधी है ये आपका पहली महिला प्रधानमंत्री, ये किस में होगी? स्टैटिक में। लेकिन प्रधानमंत्री होता क्या है, कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज आप कहां पढ़ोगे? पॉलिटी के अंदर पढ़ोगे। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं भाई, बताइए पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1526 में। किस किस के बीच में हुआ था ये बैटल? बाबर और आपका इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर जीत गया। लेकिन इस युद्ध का कारण क्या था, क्यों हुआ, इस युद्ध से पहले भारत क्या था और बाद में क्या हुआ, ये चीज आप हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये युद्ध 1526 में, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया। जितने भी बैटल हैं उनको आप एक पेज पे लिखते हो, वो स्टैटिक हो गया। लेकिन उनके बारे में डिटेल कवर करनी तो वो कहां होगी? हिस्ट्री के अंदर होगी। अब जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए हमारा सबसे बड़ा यानी महासागर, ओशियन कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। अब ये तो अपन पता है कि प्रशांत जो महासागर है वो सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन बन गया स्टैटिक का। लेकिन महासागर होता क्या है? ठीक है। हाँ, कैसे, क्या कुछ, सागर क्या होता, सी क्या होता, आपका बे यानी खाड़ी क्या होती है, ये चीजें कहां डिस्कस होंगी? ज्योग्राफी में होंगी, न कि स्टैटिक के अंदर। उसके बाद जैसे आपसे पूछा जाता है कि बताइए भी जो सबसे बड़ा जो बैंक है दुनिया में वो कौन सा कहलाता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है, याद रखना। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है, कैसे करता है, वो चीजें कहां डिस्कस होंगी? इकोनॉमिक्स के अंदर होगी। लेकिन वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, ये पर्सन किसका बन गया? आपका स्टैटिक का। मेरा कहने का मतलब क्या है भाई, ये वाला जो आप पोर्शंस की बात करते हैं ये आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्टों का क्या है? ओवरव्यू है, स्टैटिक है। ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, उसके बाद आप स्टैटिक को कवर करिए।
ज्यादा नहीं मैं कहता, आपका लगभग 70% जब आपको स्टैटिक जीके पढ़ाई जा रही है, आप सोचोगे जब 4 सब्जेक्टों को हमने तो स्टैटिक कवर कर ही ली है। एक दो ऐसी चीजें होती हैं जैसे क्लासिकल डांस हो गई, ये चीजें आपकी इन सब्जेक्टों में नहीं आती, पॉलिटी हिस्ट्री में, वो आपने स्पेशल इसी में पढ़ना होता है स्टैटिक के अंदर ही। तो चलिए आज जो हम बात करेंगे यहाँ पर वो किसके ऊपर करेंगे भाई, पॉलिटी के ऊपर। कोई बच्चा मेरे को बताएगा पॉलिटी क्या होता है? अच्छा, राज व्यवस्था कह दो। हाँ, और राज व्यवस्था क्या होती है? पॉलिटी होती है। बन गया अपना काम तो सारा। हाँ, तो सुनिए ध्यान से आपका बे, पॉलिटी और एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। दो चीजें होती, दोनों चीजें अलग अलग हैं, याद रखना। एक होता है आपका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है आपका राज व्यवस्था। इन दोनों में पहले अपन संविधान को समझना है क्या चीज होता है, ध्यान से सुनना भाई। जब भी कोई कंट्री है, कोई भी देश हुआ, XYZ कोई भी देश हुआ, उस देश को चलाने के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उन रूल रेगुलेशनों को एक किताब के अंदर लिखा गया है। ठीक है, जैसे भारत है, भारत को कैसे चलाना है उसके लिए किताब तैयार की गई है, उसी किताब को आप क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इस बात को, हर देश की अलग अलग अपनी किताब है। आप यहाँ रह रहे हो, आपका भी पूरा रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, ठीक है, वो रूल रेगुलेशन कहीं ना कहीं लिख रखे हैं, बस वो आपका क्या हो गया? संविधान हो गया। इस पूरे देश को चलाना है तो देश का संविधान हो गया, एक स्टेट को चलाना है तो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान हो गया। जब इन संविधानों को, जो इन संविधान के अंदर जो नियम बना रखे हैं, रूल बना रखे हैं, उन रूलों को जहां पर लागू किया जाता है उसी को आप क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अपने एग्जाम के अंदर इन डेफिनेशनों से कोई मतलब नहीं। अपन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना, उसमें इंटरेस्ट लाना है या उसमें थोड़ा सा न्यू सोचना है, तो उसका थोड़ा सा बेस अपन बताना भी चीज क्या है ये। ठीक है, हाँ, तो अपन मेन चीज पढ़नी सिर्फ संविधान है। पेपर में संविधान नहीं आता, राज व्यवस्था कभी भी नहीं आती है, याद रखना। राज व्यवस्था तो चीज ही अलग हो जाती है आपकी, याद रखना। बस ये चीज है, बस संविधान के अंदर जो रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, बस उन्हीं को जहां पर फॉलो किया जाता है उसी को आप पॉलिटी यानी संविधान बोलते हैं। आज जो हम बात करते हैं अपना जो वो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। संविधान का मतलब समझ गए आप क्या होता है? संविधान का मतलब क्या होता है? वे जो नियम होते किसी भी देश के, ठीक है, हाँ, नियमों का जो समूह होता है उसी को क्या बोलते हैं भाई? संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान। अब आपसे पेपर में क्या कुछ पूछा जाएगा, इससे यहां से यहीं से अपने क्वेश्चन पुटअप होने हैं। पहला पॉइंट बनेगा भाई ये जो संविधान है, भाई कोई भी देश का शासन चलाने के लिए अपना संविधान चाहिए, ठीक है, और उस किताब का नाम आपने क्या रखना है? संविधान रखना। ये शब्द सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया था? ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा वे बताइए संविधान शब्द सबसे पहले जो दिया था एक अंग्रेज था जिसका नाम था हेनरी मैन। हेनरी मैन नाम का एक अंग्रेज था, और ये अंग्रेज कह दिया तो मैंने कौन सा देश का हो गया? इंग्लैंड का। ठीक है, हाँ, और याद रखना इंग्लैंड, ब्रिटेन और आपका ये शब्द सारे क्या है? अलग अलग हैं। ब्रिटेन अलग होता है, याद रखना। इंग्लैंड एक देश है, ब्रिटेन देशों का एक समूह। एक आप सुनते यूके, यूनाइटेड किंगडम, वो भी चीज अलग ही होती है, याद रखना। वेस्ट इंडीज सुनते हो, ठीक है, वेस्ट इंडीज भी एक अलग ही चीज है, देश नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें आप अच्छे से कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट याद रखना भाई, संविधान जो शब्द दिया है वो सबसे पहले किसने दिया भाई? हेनरी मैन के द्वारा दिया गया है। और हेनरी मैन कहाँ के थे भाई? इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के थे, इस बात को याद रखना। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताइए संविधान का फादर किसे कहा जाता है? संविधान का फादर, ठीक है, संविधान का पिता किसे कहते हैं? चलिए, तो संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखना संविधान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। किसे कहा जाता है भाई? अरस्तु साहब को कहा जाता है, याद रखना, क्योंकि इसी ने दुनिया के अंदर सबसे पहले पॉलिटी के बारे में बताया था, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु जो है वो संविधान के पिता। लेकिन आप एक नाम और सुनते हैं, BR अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भारतीय संविधान के क्या हैं? पिता हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के। एक चीज ये भी होता है, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने इंडिया लेवल तक ही पढ़ना है।
जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, भाई नेपोलियन कौन था और वो चीजें। लेकिन पॉलिटी सिर्फ आपने कौन सा देश की पढ़नी है, इंडिया की। इंडिया से बाहर कोई भी क्वेश्चंस पॉलिटी का नहीं आता। ज्योग्राफी आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, इंडियन भी पढ़नी पड़ती है, इकोनॉमिक्स का भी। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, याद रखना। लेकिन अपने इंडिया का पूछा जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर हैं वो कौन रहे हैं भाई, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। बाकी पूरी चर्चा करेंगे इनके ऊपर, थोड़ा सा अपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अरस्तु, दोनों नाम आपने अच्छे से याद रखना है। पहले 3 पॉइंट ध्यान से सुनना। संविधान क्या होता है? संविधान नियमों का एक समूह होता है, जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनका एक समूह है, उसी को आप क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। प्रश्न पूछा है संविधान शब्द किसने दिया, तो आंसर क्या आएगा, हेनरी मैन। संविधान का पिता किसे बोलेंगे आप, अरस्तु साहब को। और आपसे पूछा है इंडिया का जो संविधान है उसका जो पिता है, फादर, वो किसे कहा जाएगा, B.R. अंबेडकर। जीएस को याद करने का तरीका एक ही है, जितना ज्यादा बोलकर रिपीट करोगे तो अपनी तैयार होती जाएगी, ठीक है, जितना ज्यादा बार इस चीज को यूज करोगे। अब पॉइंट ये आता है भी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान, ये संविधान कितने टाइप का होता है, ठीक है। संविधान कितने टाइप का होता है, संविधान होता है 2 टाइप का, ठीक है। हाँ, एक कौन सा होता है, रिटन और अनरिटन। यानी रिटन को क्या बोलेंगे आप, लिखित संविधान। क्या बोलेंगे, लिखित संविधान। संविधान के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप, ठीक है। हाँ, हालांकि पेपर में ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, बताइए पहला लिखित संविधान किसने बनाया था, पहला अलिखित किसने बनाया था। डेफिनेशन पेपर में नहीं आती, बाकी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर पूरी बातें। दूसरा आता है आपका भाई अलिखित संविधान। एक तो क्या होता है लिखित और एक अलिखित, यानी रिटन और नॉन रिटन। 2 टाइप का संविधान होता है, याद रखना। कोई बता सकता मेरे को लिखित और अलिखित संविधान में फर्क क्या होता है कोई? लिखित क्या होता है और अलिखित क्या होता है, रिटन और अनरिटन। पहली बारी पढ़ रहे पॉलिटी, पहला पढ़ी है तो बताइए फिर थोड़ा सा। ओके ओके, बढ़ता चला जाता है, अनरिटन होता है। अब जैसे अपन भारत के अंदर कुछ चेंज करना है तो अपन यहाँ पर क्या कर दिया, अपने संविधान में ऐड कर दिया वो, तो हाँ अमेंडमेंट कर दिया। तो वो तो समझ गया, आप ये कह रहे भाई जैसे जैसे चेंज होंगे तो हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो वो अनरिटन होगा, ठीक है। हाँ, तो लेकिन भारत में तो ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे फिर भी रिटर्न बोलते हैं भारत का संविधान तो। तो वही चीज आती है, अमेंडमेंट यहां पर भी होता है और यहां पर भी, दोनों ही जगह होता है। सुनिए ध्यान से क्या फर्क होता है, सिंपल भाषा में समझिए आप। रिटन और अनरिटन, लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। देखिए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान में सिर्फ एक चीज का मेन अंतर होता है। लिखित संविधान में जब भी अपन कोई चीज चेंज करनी है, ठीक है, चेंज करनी है तो उसके लिए अपन क्या करवाना पड़ेगा, अमेंडमेंट यानी संशोधन करना पड़ेगा। और संशोधन कैसा होगा, संशोधन याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, जब ये तीनों बंदे सहमत होंगे तो ही भारत के संविधान में क्या होगा, कुछ चेंज होगा, वरना कुछ भी चेंज नहीं होगा। जिस देश के संविधान में, ठीक है, हाँ, संशोधन करने का जो पावर होती है वह यदि क्या हो, कठिन हो, हार्ड हो, कठिन हो, उसी को क्या बोलते हैं आप, लिखित संविधान बोलते हैं, ठीक है। जहां पर तीनों का सहमति, यदि मान लीजिए लोकसभा ये रही, राज्यसभा के मेंबर ये रहे, आप दोनों ने बिल पारित कर दिया और मैं प्रेसिडेंट हूं, जब तक मैं साइन नहीं करूंगा तब तक उस बिल की वैल्यू 0 है। यदि आपन दोनों ने कर दिया, इन्होंने नहीं करा, तो भी वैल्यू क्या है उसकी, 0 है। सभी का सहमत होना जरूरी है। इसका मतलब यदि मैंने भारत के अंदर कुछ चेंज, अब जैसे नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम संविधान को चेंज करेंगे, ठीक है, ऐसे थोड़ी चेंज हो सकता है संविधान, यहाँ पे दोबारा से बनाएंगे, दोबारा संविधान चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे पक्ष विपक्ष सब कुछ, अब तो यानी सब कुछ से सहमत होना जरूरी है। उस देश के संविधान को आप क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं लिखित संविधान, जहां पर संशोधन करना क्या हो, हार्ड हो, और जहां पर ये प्रोसेस
आसान हो, इजी हो, उसे क्या बोल देंगे आप, अलिखित संविधान। संशोधन तो दोनों में होता है, लेकिन जहां पर ये सिस्टम इजी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे ब्रिटेन में अपना क्या बनता है, एक राजा होता है या रानी होती है, ठीक है। एक जैसे आपने सुना होगा उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, और उत्तरी कोरिया के अंदर तानाशाह है, ठीक है, हाँ हाँ, किम जोंग, ठीक है, हाँ, जबरदस्त आदमी है, इस तरीके का बना हुआ है पूरा का पूरा, देखो, पूरा सारा का सारा, और उसी की चलती सब कुछ, ठीक है, सारा सिस्टम उसी के हाथ में, याद रखना वही करता है। और ये नहीं कि अपना तो सिस्टम ये था कि अपने भारत के अंदर यदि बात करें, ठीक है, हाँ, अभी जैसे मैं बात करूं यहाँ पर अपना क्या आई थी भाई, बाढ़ आई थी, ठीक है, अपना तो नुकसान हो गया, चलो कोई नहीं, लेकिन उत्तरी कोरिया के अंदर उस टाइम पर क्या थे, जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर थे वो छुट्टी पर थे बिना बताए, ठीक है, हाँ, और किम जोंग ने क्या किया, वो सारे के सारे पकड़कर फांसी तोड़ दिए उसी टाइम। वो तो निकालता है सीधा अपना क्या कर देता है, हिसाब बराबर ही कर देता है। और अपना तो यहाँ पर देखिए, उत्तरी कोरिया देश तो ऐसा है कि प्रत्येक घर के अंदर आपको क्या मिलेगा, किम जोंग और उसके पिता दोनों की क्या मिलेगी, फोटोएं मिलेगी, और उन फोटो को डेली साफ करना जरूरी है, घर से ना करो, उनको साफ करना जरूरी है। जिस दिन साफ नहीं मिले उस दिन सभी को फांसी तोड़ देगा, ये काम होता है। और अपने देश में क्या है, अपने देश में तो पता ही अपन क्या है, ठीक है, आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति, वो चीजें हैं। और वहां तो यदि ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है, अब तो नए चेंज भी होंगे अपने, ठीक है, हाँ, BR गवई वर्तमान में चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो देश जहां पर उस आदमी की चलती हो, उसी को क्या बोलते हैं भाई, आपका अलिखित संविधान। अब अपने एग्जाम में क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे, सुनना ध्यान से यहां पर सुनो भाई, जो रिटन यानी एक तो कौन सा संविधान होता है, लिखित, और एक कौन सा होता है भाई, अलिखित। एक तो लिखित संविधान होता है और एक अलिखित, रिटन और नॉन रिटन। लिखित संविधान किसे कहेंगे बोलो, जहां पर संशोधन करना क्या हो, हार्ड हो, मुश्किल हो। यहीं से आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे भी, जहां पर एडमेंडमेंट करना, जहां पर संशोधन करना क्या हो, मुश्किल हो, कठिन हो, संशोधन करना मुश्किल हो, मुश्किल हो, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, लिखित संविधान। और जहां पर संशोधन करना क्या हो, आसान हो, ऐसे आसान और ऐसे अलिखित, आसान हो संशोधन करना, उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। इस बात को याद रखना। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए, भारत इस दुनिया के अंदर, भारत का संविधान तो चलो लिखित तो वो तो आगे अपन पढ़ना ही है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए विश्व के अंदर पहला लिखित संविधान किस देश ने तैयार करा था। तो याद रखना भाई, हाँ, प्रथम लिखित संविधान, पहला जो लिखित संविधान है वो किसने तैयार करा था भाई, अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिका जो है, याद रखना इसके बारे में, यह दुनिया का पहला देश था जिसने, संविधान तो सारे देशों ने, लेकिन रिटन यानी इसके संविधान में भी संशोधन करना क्या है, कठिन है। इस बात को याद रखना। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप जानते ही हैं क्या चीज है वो। तो अमेरिका का संविधान कैसा भाई, तो याद रखना लिखित। और दुनिया, इसने क्या करा था भाई, इस देश ने याद रखना 1787 में अपना संविधान क्या कर लिया था, तैयार कर लिया था। हालांकि लागू 2 साल के बाद करा था 89 में। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए विश्व में पहला लिखित संविधान किस देश ने तैयार करा था, अमेरिका। और अमेरिका ने कम से कम शब्दों में अपना संविधान तैयार करा था, कम से कम आर्टिकलों में। याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा संविधान वाला देश, छोटा संविधान, विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का है, यदि यह भी प्रश्न पूछा जाए तो भी आंसर आपका क्या आएगा, अमेरिका ही आएगा, दोनों प्रश्नों के उत्तर। तो पहला लिखित संविधान भी इसी का है और दुनिया का सबसे छोटा भी। यदि आप मोरक्को देश को पढ़ते हो या मोनाको देश को पढ़ते हो, वो नहीं पढ़ना, उसमें शब्दों की बात हो रही है और शब्द वाली चीजें अपने पेपर में नहीं आती हैं। आपने उस लेवल तक जाना है जहां तक क्वेश्चन है, वरना तो वही बात है, मैं चाहिए कितना डिटेल में लेकर चले जाऊं, एक ही क्लास लिखित और अलिखित पे कंप्लीट कर दें, फिर उसका फायदा ही क्या, जो अपने चीजें लायक है ही नहीं, उन चीजों को ध्यान में रखना। तो आपने से प्रश्न सिर्फ ये पूछेगा दुनिया का सबसे छोटा संविधान। अब बात करते हैं, आप कौन से महाद्वीप में रहते हैं, बोलो।
एशिया महाद्वीप में, कौन से में, एशिया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में पहला लिखित संविधान किस देश ने तैयार करा था? एशिया महाद्वीप में नहीं, अपने से पहले जापान ने भी तैयार कर लिया था। तो जापान का संविधान भी कैसा भाई, लिखित ही है, याद रखना। और जापान दुनिया का सबसे पूर्वी देश है। सबसे पहले जो सूर्य उगता है वो कहाँ उगता है? जापान में। छिपता कहाँ पर है? इंग्लैंड में सूर्य, हाँ इंग्लैंड में। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं, ठीक है। वो क्यों कहा जाता है उसकी बातें ज्योग्राफी में करेंगे, ठीक है। हाँ, तो जापान को याद रखा। एशिया महाद्वीप का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश ने तैयार करा था भाई? जापान ने। लेकिन याद रखना भारत का संविधान भी कैसा भाई? तो लिखित है, ठीक है। भारत का संविधान कैसा भाई? भारत का संविधान, तो भारत का जो संविधान है वो भी कैसा है? लिखित है, याद रखना। लेकिन भारत के संविधान से क्वेश्चन क्या आएंगे? जितनी भी अच्छाइयां पूछी जाए आपके पेपर में, भाई यह अच्छाई किसके संविधान में है, तो आपने सीधा अपना उत्तर रखना है। बताइए सबसे सुंदर संविधान किस देश का है? भारत का। अपना सुंदर चीज है ही नहीं कोई, ठीक है। बताइए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का। सबसे लचीला किसका है? भारत का। सबसे आसान किसका है? भारत का। जो भी खासियत पूछे वो सारी किसकी अपन करनी है? इंडिया की। लेकिन बस इतना बात याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। एक अंग्रेज ने तो कह ही दिया था भारत का संविधान क्या है? वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है। स्वर्ग भी आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं। मतलब अच्छाई बात आ जाए तो अपनी, ठीक है। हाँ, हिस्ट्री के अंदर जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जितनी बुराई आओ तो वह फिर अपन लेनी है। हिस्ट्री में अपन लेनी है, पॉलिटी में अपन अच्छाई लेनी है। उल्टा सिस्टम हो रहा है, इस बात को याद रखना। तो भारत का संविधान कैसा भाई? तो याद रखना लिखित तो दुनिया का सबसे। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बताइए वकीलों का स्वर्ग किस देश के संविधान को कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग यदि ये पूछा जाए तो भी आंसर क्या आएगा आपका? तो आंसर भारत ही आएगा, इस बात को याद रखना। यानी लिखित संविधान से रिलेटेड ये बातें याद रखनी है। अब यदि मैं बात करूं अपने अलिखित संविधान में, याद रखना आपसे प्रश्न पूछा जाए बताइए दुनिया में पहला अलिखित संविधान किस देश ने तैयार करा था? तो याद रखना भाई ब्रिटेन। किसने? ब्रिटेन ने करा था। और ब्रिटेन ने 1215 में वहां पर अपना ये सिस्टम सारी कर लिया था। लेकिन ब्रिटेन का संविधान कैसा है भाई? अलिखित है, इस बात को याद रखा। कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। तो पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए दुनिया के अंदर पहला अलिखित संविधान ब्रिटेन ने, लिखित संविधान किसने तैयार करा था? अमेरिका ने। अब पॉइंट ये आता है, ये तो आपका लिखित और अलिखित में पूछ लिया गया। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताइए दुनिया का पहला संविधान किस देश ने तैयार करा था? पहला संविधान। ना तो वो आपसे रिटर्न की पूछ रहा, ना आपसे नॉन रिटर्न की। आप हाँ, तो आंसर क्या आएगा आपका? अमेरिका। तो याद रखना, बस इतना नहीं वो कंफ्यूज होना। तो आंसर याद रखना ब्रिटेन ही आएगा। क्या आएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने दुनिया के अंदर ये चीजें शुरू कर दी थी, इस बात को याद रखना। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए दुनिया का सबसे नया संविधान किस देश का है? हाँ, नया संविधान नेपाल। एक नेपाल उत्तर दे रहे हैं, एक दो ऐसा भी उत्तर देंगे क्यूबा, ठीक है। हाँ, कैसा उत्तर देंगे? क्यूबा भी उत्तर देंगे। तो याद रखना एक तो नेपाल और एक आपका क्यूबा। लेकिन आपने याद रखना क्यूबा को राइट नहीं देना उत्तर, हमेशा उत्तर क्या आएगा? नेपाल ही आएगा, इस बात को याद रखना। नेपाल का जो संविधान है वो अलिखित ही है। और ये आपने हाँ याद रखना नेपाल में भी आज याद रखना भाई जो दंगे हुए हैं पता ही अपन है। तो नेपाल जो है उसका संविधान क्या है? दुनिया का सबसे नया संविधान है। तो पेपर में पूछा जाए सबसे नया संविधान किस देश का? नेपाल का। सबसे पुराना ब्रिटेन का। पहला लिखित किसका है? अमेरिका का। पहला अलिखित किसका है? ब्रिटेन का। एशिया में पहला लिखित किसका है? जापान का। और भारत के अंदर जो संविधान है उसे क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तो
भारत का सबसे छोटा पूछे तो अमेरिका का। यहां पर बड़ा छोटा कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जहां अपनी बात होती ना उसके बाद अपन कुछ भी नहीं पढ़ना होता। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, और ज्योग्राफी में जब भी आप कोई नोटबुक या बुक निकालते हो और दुनिया में अपनी पोजीशन कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कौन से नंबर पर है, 7वें पर। आपने 6 देश याद करने पड़ते हैं, पहला पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, लेकिन आपने 8वां 9वां 10वां याद करने की जरूरत ही नहीं है, कभी पूछता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत 7वें पे आ गया। जनसंख्या में भारत का कौन सा नंबर है, पहला आ गया। ठीक है, कोई बता सकता है जनसंख्या में तीसरा नंबर किसका है? नहीं पता, क्योंकि भारत पहला दूसरे पे था, दूसरे से आगे तो अपन जाना ही नहीं। आप यहाँ बस अपने से नीचे तो अपन कहीं जाना नहीं, अपनी जहां जगह है उसके अंदर याद रखना। क्योंकि पहला आप दूसरा नंबर पे थे, पहले पे चीन था। ठीक है, ये थोड़े दिन में आप चीन ने भी भूल जाएंगे, क्योंकि आप पहला नंबर पर आ गए ना। हाँ, यह चीज होगी। तो वह चीज हो रही है आपकी भाई, जहां पर भारत है भारत तक ही चलना अपन, भारत से आगे नहीं पहुंचना, इस बात को याद रखना। ओके, चलिए अब बात ये आती है, चलो ये तो होगी ऑल ओवर आपके वर्ल्ड के हिसाब से जो पॉलिटी का पोर्शन आपने पढ़ना है। लेकिन अब पॉइंट आता अपने भारत का, भारत का इतिहास की बात करेंगे भाई, भारत के अंदर संविधान की शुरुआत कहां से होती है। ठीक है भाई, आपन कद ये हुआ, क्योंकि अपने देश में जो अंग्रेज आए थे वो कब आए थे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 पूरे 1600 के अंदर कंपनी स्थापित हो गई थी। 1608 में तो आकर उन्होंने फैक्ट्री तक भी लगा दी थी। बड़े मजबूत आदमी थे अंग्रेज। ठीक है, क्योंकि सारी यूरोपीय कंपनी तो एक नहीं, भारत में टोटल 5 जने आए थे, लेकिन 5 में से टिके कौन थे, सिर्फ अंग्रेज ही टिके थे। क्यों टिके थे? क्योंकि स्टैंडर्ड था भाई इनका, और स्टैंडर्ड के बिना कुछ नहीं आदमी का, याद रखना स्टैंड होना बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर। तो पॉइंट वही आता है भाई, ये अंग्रेज अपने आगे थे, अंग्रेज रूल रेगुलेशन एक्ट के तहत क्या कर रहे थे, भारत पर शासन कर रहे थे। यह चीज अपने भी समझ में आई। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, अपने दिमाग में ये बात कब सेट हुई, जब भारत के अंदर क्या बनी, कांग्रेस बनी थी। और कांग्रेस की स्थापना भारत में कब हुई थी, 1885 में। सभी को पता है, कोई बता सकता है कांग्रेस की स्थापना क्यों करी गई थी, अरे किसने थी, ए.ओ. ह्यूम। और ए.ओ. ह्यूम क्या था, अंग्रेजी था। अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना क्यों करी, ओके, उससे पहले जरूरत नहीं पड़ी इसकी। हाँ जी, ओके, अच्छा, नहीं वो तो ये चीजें तो बाद में आई कॉन्स्टिट्यूशन वाली, तो अभी तो आप सीख रहे हैं। ठीक है, हाँ, होता क्या था कि पहले जो था अपने देश के अंदर, ध्यान से सुनना, आप जो 1600 में पढ़ते हैं, 1600 से लेकर 1857 का जो रिवोल्ट यानी क्रांति हुई थी, तब तक भारत पे कंपनी शासन करती थी, और कंपनी एक प्राइवेट थी। उसके बाद भारत के अंदर क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन लागू हुआ। मतलब अपने लिए ब्रिटेन से क्या बनकर आते थे, एक्ट बनकर आते थे। उन्हीं एक्टों के माध्यम से भारत पर क्या किया जाता था, शासन किया जाता था, याद रखना। अब भारत में एक्ट कहां बन रहे हैं, जाकर लंदन में। ठीक है, लंदन में अपने लिए एक्ट बन रहे हैं, आप यहां पर जी रहे हैं। ठीक है, तो अपने पूरे देश की जो समस्या थी, उस समस्या को सुनने के लिए अंग्रेजों ने एक पद बना रखा था, वायसराय, जिसको आज आप प्रेसिडेंट कह सकते हैं। उस टाइम पर वायसराय और आज का प्रेसिडेंट बात बराबर ही हुआ करती थी, याद रखना। जो ये वायसराय हुआ करता था, वायसराय, ठीक है, इस वायसराय ने क्या करा, एक समूह बनाने की कोशिश करी, उसी का नाम क्या था भाई, कांग्रेस। भाई लोग अपनी समस्या किसके सामने रखें, कांग्रेस के सामने रखें, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है, और कांग्रेस क्या करे, उन प्रॉब्लमों को छांट कर मेरे पास पहुंचाए। ये नहीं कि सारी की सारी, अब जैसे भाई मान लो अपने 500 रुपए चोरी हो गए, अब राष्ट्रपति को थोड़ी बताना जाएंगे भाई हमारे 500 रुपये चोरी हो गए हैं और आप ढूंढ के लेके आइए, ऐसा तो नहीं है। वायसराय के साथ, बेचारे के साथ ऐसा ही बनता था। दूसरी बात, वायसराय को इंग्लिश आती, और अपने किसी ने मराठी आओ, किसी ने तमिल, और हरियाणा में तो फिर पता ही है क्या कुछ है पोर्शंस। तो वही बात थी, तो ये सिस्टम था। इन चीजों को दूर करने के लिए किसका एक संगठन बना गया, उसी का नाम क्या रखा गया, कांग्रेस रखा गया। अब लोगों की समस्या कौन सुनेगी,
कांग्रेस, और कांग्रेस की समस्या कौन सुनेगा? वायसराय, और वायसराय की समस्या कौन सुनेगा? भारत का सचिव। लंदन के अंदर बैठता था, एक सेक्रेटरी होता था भारत का लंदन के अंदर, वो सुनता था, वो फिर वो संसद में रखता था, फिर से आकर सारी चीजें क्या होती थी अपनी क्लियर होती थी, ये सिस्टम हुआ करता था। अब मैंने ये बात क्यों समझाई आपको? क्योंकि वायसराय सिर्फ किसकी बात सुनेगा? कांग्रेस की। यदि कांग्रेस अपन वायसराय के सामने कोई बात रखेगी तो वो बात संसद तक पहुंचेगी। अब मान लो कि मैं हूं और मैं सीधा जाके वायसराय को कह देता हूं मेरी ये समस्या है, तो वायसराय नहीं सुनेगा मेरी। क्यों? क्योंकि पहले मैंने किसको बतानी पड़ेगी? कांग्रेस को, और कांग्रेस वो बात कहां लेके जाएगी? वायसराय के सामने लेके जाएगी, तब जाकर कुछ ना कुछ बात हो सकती है, वरना चीजें नहीं कवर होगी। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। लेकिन कांग्रेस के साथ अपने बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे युवा लोग थे, इनकी तो कहानियां ही अलग थी। ठीक है, कांग्रेस एक अलग चीज थी, इनका संगठन एक अलग था। ठीक है, हालांकि ये कांग्रेस में रहकर ही काम कर रहे थे, लेकिन वो चीजें नहीं थी। अब पॉइंट ये आता है कि 1885 के अंदर आपने भी समझ में आया भाई, आपने भी क्या चाहिए? रूल रेगुलेशन चाहिए। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए 1895 में भारत के अंदर क्या हुई थी भाई? पहली बार संविधान की मांग उठी थी। संविधान की मांग पेपर में पूछा जाएगा, तो संविधान की मांग सबसे पहले कब उठी थी भारत में? तो 1895 के अंदर। जो 1895 में पहली बार मांग उठी थी, वो मांग किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, आपने याद रखना भाई इनके बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में पहली बार किसकी मांग उठाई थी? संविधान की मांग उठा ली थी। और ये जो मांग है, इसने सीधी किससे बात करी? वायसराय से। यानी ये कांग्रेस के थ्रू वायसराय तक नहीं पहुंचा। जब चीज कांग्रेस तक नहीं पहुंच पाएगी, इसका मतलब वो सही नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनऑफिशियल डिमांड। यानी इसी को क्या बोलते हैं? अनौपचारिक मांग। अनौपचारिक मांग। पेपर में यह प्रश्न भी पूछ सकता है, बताइए अनौपचारिक जो मांग है सबसे पहले वो किसने करी थी? तो आंसर क्या आएगा आपका? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो चुके हैं आपके, ध्यान में रखना। जैसे अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आपका टेस्ट भी होगा उसी का, ये चीज ध्यान में रखना चीजों को। तो 1895 में पहली बार क्या हुई थी भाई? संविधान की मांग किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक, जो अपने 1 अगस्त 1920 को इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। मांडले जेल भी गए थे बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं ने फिर कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। हिस्ट्री के अंदर इसका बहुत अहम भूमिका है, याद रखना। होम रूल लीग की स्थापना भी किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक। क्या चीज थी? एनी बेसेंट भी थी इनके साथ, ठीक है, जो एक विदेशी महिला थी। तो संविधान की सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक ने, इसने मांग कर दी, लेकिन ये अनौपचारिक। मतलब भारत में अब थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी संविधान की, भाई संविधान चाहिए, संविधान चाहिए। ठीक है, अंग्रेजों ने सोचा भाई अब क्या पता अपन क्या करना पड़ जाए, इनका संविधान बनाना पड़ जाए। ठीक है, इसलिए याद रखना 1909, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री को कलम से कलम जोड़ रहा हूं, बाकी हिस्ट्री के पॉइंट है, याद रखना। अब मैंने पॉलिटी के अलग से बताने, हिस्ट्री के। 1909 के अंदर क्या हुआ था भाई? एक एक्ट आया था, और उस एक्ट का नाम क्या था भाई? याद रखना, मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो सुधार एक 1909 में एक्ट आया था, और 9 में जो एक्ट आया था, इसके अंदर क्या हो गई थी? चर्चाएं चल पड़ी थी। हालांकि इसमें तो अंग्रेजों ने मुस्लिम एक लीग पार्टी हुआ करती, मुस्लिम लीग, उस मुस्लिम लीग को अलग से चुनाव की क्या दे दी थी? परमिशन। भाई भारत में जब भी चुनाव होंगे, आपको अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। मतलब कितना तोड़ना चाह रही थी भारत को, आप ध्यान से सुना। जैसे मान लो यू अपना एरिया, यू गांव है अपना, और इस गांव के अंदर क्या होगा? एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, और वोट भी कौन डालेंगे? मुसलमान ही डालेंगे, बाकी और कोई वोट ही नहीं डालेगा। मतलब सीधी बात हो रही थी। इसी को बोलते हैं सांप्रदायिक चुनाव। आम चुनाव तो अपने 1935 में हुए थे, जिसमें सारी जनता ने भाग लिया था। पहले ऐसा नहीं होता था, याद रखना। 1909 के अंदर क्या हुआ था? जब अंग्रेज ये एक्ट लेकर आए थे, इसमें सिलसिला छिड़ चुका था। बस संविधान का जिक्र चल पड़ा भारत के अंदर, इसको संभालो वरना फिर दिक्कत ही दिक्कत है।
और अपने दिक्कत का सामना एक ही आदमी करा करदा जो फोटोआं के ऊपर भी है, महात्मा गांधी। ठीक है, हाँ गांधी साहब। तो गांधी जो है, महात्मा जो गांधी हैं, ध्यान से सुनना भाई, उन्होंने 1922 में एक कथन कर दिया, एक बात कही, और वो बात उसने अपने एक न्यूज़पेपर में, और उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, यंग इंडिया। पेपर में पूछा जाए यंग इंडिया न्यूज़पेपर किनका था भाई, महात्मा गांधी का। और कौन सा था, नवजीवन भी था, हरिजन भी था। ठीक है, हाँ उसके बाद बुकें भी लिखी थी वो सारी की सारी। 1922 में इन्होंने एक बात कही, क्या बात कही भाई, भारतीय संविधान जो होगा ना वो भारतीय लोगों के अनुसार होना चाहिए, जैसा भारत के लोग चाहते हैं। कई संविधान, अब जैसे मैं आपका टाइम टेबल बना दूं, क्या पता वो सूट हो या ना हो। ठीक है, हाँ ये मैं आपका टाइम टेबल बना देता हूं भाई, 8 से 12 तक आपने ये टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब क्या पता आप 8 से 12 फ्री हो या नहीं हो, तो वो चीजें हैं। तो यही चीज यहां पर कही गांधी ने, क्या कहा भाई, भारतीय जो संविधान है वो कैसा होना चाहिए, भारतीय, हाँ भारतीय लोगों के अनुसार, यानी नागरिकों के अनुसार होना चाहिए, भारतीय लोगों के अनुसार जो है वो होना चाहिए। इस बात को याद रखना। हालांकि ये कथन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाँ भाई 1922 में भी एक बार सिलसिला छिड़ चुका था। ठीक है, कौन से न्यूज़पेपर में छापी गई थी, यंग इंडिया नामक न्यूज़पेपर में। और क्या कथन लिखा गया था भाई, संविधान जो है वो कैसा होना चाहिए, भारतीय नागरिक, जैसा भारत के लोग चाहते हैं ऐसा संविधान होना चाहिए। अभी तक मैंने 2 ईयर्स पढ़ाए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं पॉलिटी से रिलेटेड। 1895 में अनौपचारिक मांग हुई थी, किसने करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने। 1922 में कौन से न्यूज़पेपर में खबर छपी थी, यंग इंडिया के अंदर। किसने छापी थी, गांधी ने। गांधी का स्वतंत्रता में तो देखो योगदान है ही, जहां तक आप देख रहे हैं, लेकिन संविधान सभा के अंदर ये मेंबर नहीं थे। ठीक है, मतलब संविधान में उतना योगदान नहीं है, लेकिन इसकी जो सोच थी ना वो अपना संविधान में लिख रखी है, गांधी की जो सोच थी। ठीक है, लेकिन भारतीय लोगों के अनुसार होना चाहिए, यह बात किसने कही थी भाई, गांधी ने कही थी। इस बात को आपने याद रखना। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो यानी अपने देश में क्या हो गई थी, संविधान की मांग उठ चुकी थी, संविधान की मांग। अब पेपर में पूछा जाएगा अनऑफिशियल मांग तो किसने कर दी, बाल गंगाधर तिलक ने। और मैंने बताया जब तक कांग्रेस इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं है। तो याद रखना भाई 1934 1934 1934 में याद रखना एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.N. रॉय। M.N. रॉय को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना M.N. रॉय। M.N. रॉय ने 1934 में एक अलग ही चीज की मांग कर दी। अभी तक तो आप संविधान 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 कर रहे थे, इस बंदे ने कहा आप क्या करिए, अंग्रेजों से संविधान नहीं, किसकी मांग करिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की मांग करिए। किस चीज की मांग करिए, संविधान सभा। तो पेपर में पूछा जाए संविधान सभा की प्रथम मांग किसने करी थी, हाँ M.N. रॉय ने। M.N. रॉय जो हैं उन्होंने संविधान सभा की क्या करी थी, पहली मांग। संविधान और संविधान सभा में फर्क है। संविधान तो क्या हो गया, नियम हो गए, उन नियमों को जिन लोगों ने बनाया उनका जो समूह है, ये जो अगर आप सारे बैठे हैं तो आप क्या है, संविधान सभा के मेंबर। हाँ ठीक है, ये आप क्या करेंगे, भारत का संविधान रचांगे उरे। ठीक है, तो यानी संविधान सभा की पहली मांग किसने करी, M.N. रॉय ने। यदि ये M.N. रॉय भी सीधा वायसराय के पास जावर तो उसकी भी कौन सुने जावर। इस बंदे ने ये मांग किसके सामने रखी, कांग्रेस के सामने। ठीक है, हाँ किसके सामने रखी, कांग्रेस। तो इस बंदे ने ये बात जो है वो कांग्रेस के सामने रखी थी। तो प्रश्न पूछा जाएगा बताइए संविधान सभा की पहली मांग किसने करी थी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका भाई, M.N. रॉय। लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाए बताओ संविधान सभा का जनक भी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो याद रखना M.N. रॉय साहब को ही कहा जाएगा।
लोकसभा का तो अलग होगा, जीवी मावलंकर होंगे, लोकसभा के संविधान के जनक अलग होंगे। तो याद रखना, संविधान सभा का आपसे पूछा जाए जनक किसे कहा जाता है, एमएन रॉय साहब को कहा जाता है, याद रखना। अब अगला पॉइंट आता है कि इसने अपनी बात किसके सामने रखी, कांग्रेस। और कांग्रेस का हर साल क्या होता था, एक अधिवेशन, सेशन होता था, याद रखना, हर साल। और कांग्रेस ने क्या करा भाई, तुरंत प्रभाव से 1935 के अंदर 1935 के अंदर किसकी मांग कर दी भाई, संविधान की मांग कर दी। तो पेपर में पूछा जाएगा भाई कांग्रेस ने पहली बार संविधान की मांग कब करी, 1935 में कर दी। फिर एमएन रॉय ने समझाया भाई आपने संविधान की नहीं करनी थी, किसकी मांग करनी थी, संविधान। भाई हमारे लिए एक सभा बना दीजिए, संविधान हम खुद बना लेंगे, गांधी ने कह रखे हैं, हमें सारा कुछ जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो याद रखना भाई इस पॉइंट्स को। भाई 1936 में, अगले ही साल 1936 में कांग्रेस ने फिर किसकी मांग करी थी, संविधान सभा की। दोनों पर्सन अलग अलग होते हैं वैसे तो एग्जाम में, याद रखना। संविधान सभा तो 1936 में डिमांड करी थी कांग्रेस ने, और याद रखना 1935 में किसकी मांग करी थी, संविधान की। और ये दोनों कॉन्सेप्ट किसने करे थे, कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने संविधान की मांग पूछा जाए तो 35 वाले सेशन में, और 36 वाले में याद रखना भाई संविधान सभा की मांग करी थी। और याद जो लेकर आया था, ये लेकर कौन आया था कॉन्सेप्ट, एमएन रॉय। यानी सिलसिला तो अपना पहले ही चल रहा था। अब बस जो वायसराय था वो ये सोच रहा था जब तक कांग्रेस नहीं कहती अपन सुननी है को नहीं किसी की, क्योंकि मैन अपन सुननी किसकी है, कांग्रेस की। कांग्रेस कहेगी तब अपना सुन लेंगे। लेकिन अब तो कांग्रेस ने भी कह दिया, 35 में कह के 36 में सॉरी मांग के फिर क्या कह दिया, हमने तो संविधान सभा चाहिए। ठीक है, कहीं तुम संविधान बना दो लंदन में बैठ के और फिर हमें कह दे भाई मान तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो याद रखना आपने 1936 के अंदर क्या कर दी थी, संविधान सभा की मांग। अब देखिए थोड़ा सा इतिहास और जानिए इसके अंदर। ठीक है, अभी तक जो है भाई आप एक कांग्रेस का वेट कर रहे थे, कांग्रेस ने भी कर दिया, लेकिन कांग्रेस तक ये बात कैसे पहुंची थी, एक आपने याद रखना है। 1928 में भारत में एक आयोग आया था, एक कमीशन आया था, बताइए क्या नाम था उसका, साइमन कमीशन। बताइए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था। हालांकि ये हिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है साइमन कमीशन, थोड़ा सा समझिए साइमन कमीशन क्या था। तो साइमन कमीशन कब आया, 1928 में। भैया ललक कैसे उठी अपने संविधान बनाने की। ठीक है, इतना कैसे हो गया कि आप संविधान से सीधा संविधान सभा पे पहुंच गए थे। तो साइमन कमीशन कब, 1928 में पहुंचा। कोई बता सकता है साइमन कमीशन भारत आया क्यों था, इसने क्या करना था, इसने समस्या सुननी थी। हाँ चलिए, और कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं साइमन कमीशन को। कहां से आता साइमन कमीशन, मेरे 10 से आता। कितने लोग थे इसमें, 7 थे, 4 नहीं थे, कितने थे, 7। और 7 के साथ कौन थे, अंग्रेज। और अंग्रेजों का रंग कैसा होता है, धोला। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, श्वेत कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वेत कानून। एक श्वेत कानून होता है, एक श्वेत विद्रोह होता है, हिस्ट्री में रिपन के टाइम पर याद रखा। साइमन कमीशन क्यों आया था, ध्यान से सुनना। 1919 की बात है। 1919 में भारत में एक एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। ठीक है, और उसके अंदर क्या था भी, हम भारत पर शासन कैसे करेंगे, वो सारे के सारे वो पॉइंट्स लिख करके थे। और 10 साल तक हम इस रूल के हिसाब से भारत पर क्या करेंगे, शासन करेंगे। और 10 साल के बाद हम एक आयोग लेकर आएंगे और वो जांच करेगा भाई वो रूल सही है या नहीं है। यदि उनमें बदलाव करना तो हम बदलाव करेंगे। मतलब भारत का संविधान तो कब आ लिया था, 1919 में आ लिया था, लंदन से बनकर। 1919 वाला जो एक्ट है वो संविधान ही था अपना, याद रखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। और इसी की जांच करने के लिए कौन आया था, साइमन कमीशन। आगे का संविधान कैसा होगा वह चीज भी किसने तैयार करनी थी, साइमन कमीशन ने। आपने फिर क्या कराया भाई, साइमन कमीशन का विरोध कराया। ठीक है, हाँ क्यों विरोध करे, आपने गो बैक के नारे लगाए और आपने क्या कर दिया, साइमन कमीशन का विरोध करने वाला पहला आदमी याद रखना भाई, मोतीलाल नेहरू। कौन था, मोतीलाल नेहरू। जैसे ट्रेन से बाहर आके खड़े हुआ साइमन कमीशन, यानी सर जॉन साइमन थे और 6 मेंबर और थे।
जैसे ट्रेन का नीचे उतरे आपने मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे शुरू कर दिए। जैसे पंजाब में गया तो पंजाब में फिर गो बैक साइमन कमीशन, मुर्दाबाद, काले झंडे दिखाना, ये अपनी आदत शुरू से ही थी। काले झंडे दिखाए गए इसको, साइमन कमीशन को, ठीक है। फिर वहां पर तो पंजाब में तो लाठी चार्ज कर दिया गया, लाला लाजपत राय के सिर पर लगी, ठीक है। और यह बात थी अपनी 17 नवंबर की, ठीक है। 17 नवंबर 1928 को लाठी सिर पे लगी, किसके? लाला लाजपत राय के। फिर उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उसी का चेला कौन था? भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा जिस बंदे ने इसके ऊपर लाठी चार्ज करे हैं 1 महीने के अंदर उसका हिसाब कर लिया जाएगा, ठीक है। ठीक 1 महीने के बाद क्या कर दी? उस अंग्रेज का नाम क्या था? सैंडर्स, ठीक है। सैंडर्स की हत्या कर दी किसने? भगत सिंह ने कर दी थी। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी 1 महीने के अंदर अंदर। पूरा का पूरा पंजाब को सील कर दिया गया था। एक जुड़े वाला लड़का, जवान सा लड़का है, और उसी ने क्या करा है? हमारे सैंडर्स की हत्या करी है। हालांकि सैंडर्स का इससे कोई लेना देना नहीं था, वो गलती से मारना दूसरा था, मर गया दूसरा। फिर आपने भी सोचा मरा तो अंग्रेजी है और अंग्रेजे मारना अपन दो, हिसाब बराबर हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन बाद में फिर क्या होता है? पूरा पंजाब को सील कर दिया जाता है, ठीक है। फिर ये हो गया था कि भगत सिंह को अब बचना मुश्किल हो गया था। फिर भगत सिंह ने क्या करा था? अपना भेष बदला था। पहले तो भगत सिंह सरदार ही अपन पता है, फिर उसने वो गोल टोपी, ठीक है, और मुझे दाढ़ी कटवा दी थी, मुझे रखी थी, वो देखते फोटो आप, वो घटना उसी टाइम की है, ये साइमन कमीशन वाले साहब, ठीक है। और जब साइमन भगत सिंह जब अपना उस ट्रेन में बैठ के गए तो क्योंकि सुंदर तो थे ही, युवा थे, और फिर भेष बदल लिया, ठीक है। खुद अंग्रेजों को लगा ये तो हमारा कोई बड़ा ऑफिसर है, जय हिंद के नारे लगाए, तो जय हिंद जनाब, ठीक है। और ऐसे करते करते कहाँ बाहर निकल गए पंजाब से? कौन? भगत सिंह। वो तो फिर असेंबली में बम फेंके उन्होंने, उसके कारण वहीं पर गिरफ्तारी दी। यदि 1-2 बम उन मंत्रियों पे तो पड़ जाता तो फिर तो हिसाब ठीक हो जा। भगत सिंह ने भी सोचा क्यों इनको मारा, ठीक है। बीच में जो जगह थी ओड़ा बम फोड़ दिए। हालांकि बम थोड़ा आगे डाल देता तो सही था, हिसाब हो जाए उस टाइम पर। फिर उन्होंने वहां गिरफ्तारी भी दे दी, और गिरफ्तारी देकर क्या कर दिया था? फिर वही बात अभी जेल भी हो गई थी। गांधी इरविन समझौता भी पहले हो लिया था, याद रखना, ठीक है। बस गांधी को आप इसी कारण से नहीं वो करते भाई, इन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी नहीं रुकवाई, क्योंकि उस टाइम पे अपना देश का सब कुछ गांधी था, A to Z चीज याद रखना। बस वो थोड़ी सी स्टोरी थी। अब सुनिए, वो तो लाला लाजपत राय थे। अब साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहा था? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने जैसे विरोध किया तो फिर ब्रिटेन से एक लेटर आता पूरी स्पीड में, इतनी स्पीड में तो आदमी को नहीं आवे। लेटर पहुंच गया किसके पास? मोतीलाल। और उस लेटर को भेजने वाला बंदा कौन? बर्किन हेड। कौन था भाई? बर्किन हेड। और बर्किन हेड कौन था उस टाइम पर? भारत का सेक्रेटरी, सचिव। मैंने बताया एक सचिव भी होता था, एक वायसराय। सचिव कहां बैठता था? लंदन में। और बर्किन हेड ने सीधा लेटर लिखा मोतीलाल नेहरू को, तुम क्यों साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो? तुम्हारे को कुछ आता नहीं, जाता नहीं। बोला हमने सब कुछ आवा है, बोल के करना है। जित हमने सब कुछ आवा तो ऐसा करो, तुम एक संविधान बना के दिखा दो। किसको बोला? मोतीलाल नेहरू को। मोतीलाल नेहरू को बोला जित हमने सब कुछ आवना, एक संविधान बना के दे दो। और वो संविधान तारा सारी पार्टियां ने मान लिया, मैं उसी संविधान को लागू भी कर दूंगा, यह चीज मेरी रही, ठीक है। हाँ, फिर नेहरू तो फिर अपना वह चीज दिल पे ले गया मोतीलाल नेहरू। कोई दिक्कत नहीं, ईब तैयार कर दिया। 2 घंटे रुक, जिस हिसाब से लेटर फेंक नहीं न्यू हमें क्या करेंगे? अपना संविधान तैयार कर देंगे। इसने तुरंत प्रभाव मुंबई के अंदर क्या करी? सारे उसके जितने भी अपनी पार्टियां बैठक बुलाई और एक रिपोर्ट तैयार करी। उस रिपोर्ट का नाम क्या था? नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। हाँ, नेहरू रिपोर्ट तैयार कर दी, याद रखना भाई। नेहरू रिपोर्ट तैयार करी गई और पेपर में पूछा जाता है नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुई थी? 1928 में। करके तैयार रिपोर्ट ये हमारा संविधान है, जब तेरे में दम होनी इसको लागू करके दिखा दे, ठीक है। ये कहाँ दम था इनमें? तो बात की थी। नेहरू ने तैयार भी कर दिया, लेकिन नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर दिया किसने? मुस्लिम लीग ने कर दिया, ठीक है। बस दिक्कत ये आ गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना की सोच ही अलग थी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया भाई? उस चीज का विरोध कर दिया। बस एक के बंदा इसने चाहिए था,
किसी ने भी जे नहीं मानी फिर मैं मानूंगा नहीं। तो इस करके क्या गया, या नेहरू रिपोर्ट जो है अपनी वह कैंसिल हो गई थी। और जब अपना संविधान बनना स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उस टाइम पर अपन ने क्या किया, इस नेहरू रिपोर्ट में जो बातें थी वो वहां पर भी रखी गई। इसलिए आपसे पूछा जाता है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जो संविधान है ना, उसका जो ब्लूप्रिंट कहा जाता है वो किस रिपोर्ट को कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। ब्लूप्रिंट का मतलब समझते हो, कार्बन, अगर अपना फीस काटते रसीद नीचे न्यू का न्यू छप जाता है, वह चीज ये है। तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट, यह भी याद रखना इसमें। फिर ये सारी चीजें चली थी और भारत में क्या हो गया था भाई, 1936 में कांग्रेस ने किसकी मांग कर दी भाई, संविधान सभा की। अब दिक्कत यहां पर यह आ गई, क्योंकि इबलक तो वायसराय ठीक था, अपना काम चला रहा था, सभी को कह देता हम नहीं मानेंगे, हम तो कांग्रेस की मानेंगे। अब तो कांग्रेस खुद आ गई, ठीक है, 1935 और 36 के अंदर, याद रखना। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, 1939 से लेकर 1945 तक क्या हुआ था, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर क्या था भाई, भारतीय सैनिकों की जरूरत है ही, पहले में भी जरूरत थी। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, शाबाश, 14 से 18। उस टाइम पे तो 1915 में अपना महात्मा गांधी देश में पहुंचा था, उसने अपने को समझाया, अंग्रेज बहुत बढ़िया आदमी है, हालांकि बढ़िया उसने भी बेरा था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में वो भी बतेरा पिट कह रहा था अंग्रेजा पे, फिर वही बात अपन तो माननी पड़ेगी। लेकिन आपन ने फिर गांधी का क्या किया, साथ दिया और आपन ने युद्ध में भाग लिया, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों को क्या चाहिए थे भाई, सैनिक, और सैनिक अपने देश में क्या है, भरमार है, सैनिक की कोई कमी नहीं है देश के अंदर। यदि आज भी यदि मैं देखा जाए 2011 का डाटा के हिसाब से, ठीक है, इस देश भारत देश के अंदर 1 मिनट की मैं बात कर रहा हूं, 1 मिनट के अंदर 29 बच्चे जन्म लेते हैं। कितने, 29 बच्चे जन्म लेते 1 मिनट में। और 1 घंटे में कितने मिनट हुआ है, 60 के गुणा कर दो, ठीक है, हाँ, कितने एसएससी की तैयारी करना आज हैं, ये देखिए। और ये तो 1 घंटे की बात है, हाँ, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हाँ, और फिर 1 महीने का, यानी अपने 1 साल में जितनी जनसंख्या होती है पैदा, उतनी पाकिस्तान की कुल जनसंख्या है, हिसाब लगाइए, ठीक है, क्या है। लेकिन वही बात है, अपने तो चलो अस्पताल थोड़े से डॉक्टर बढ़िया नहीं है, इस करके इन 29 में से 16 बच्चों की डेथ भी हो जाती है। यदि डॉक्टर बढ़िया होंगे ना, आज दुनिया पे अपना ही राज होता है। हाँ, तो इसमें मृत्यु दर अपनी ये है, यानी 9 ये 6 ये 9 और 4 13, यानी फिर भी आप 13 के हिसाब से क्या हो रहे हैं प्रति मिनट। और उन टाइमों में तो अपना और भी वो ज्यादा था। तो याद रखना भाई, 1914 से 18 में भारत की जनसंख्या उस टाइम पर भी बहुत थी। 1921 का साल एक ऐसा था जिस टाइम पर भारत की जनसंख्या क्या होती, घटी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद अपन ने फिर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा था, ठीक है, हाँ, फिर तो पहले नंबर पर आकर ही डटे यहाँ पे दुनिया के अंदर। जब 1939 और 45 में जब विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम पर फिर इन्होंने अपने किसकी जरूरत थी, भारतीय लोगों की जरूरत थी, भाई भारतीय हमारा साथ दो। जैसे ही अंग्रेज वहां से अपना एक प्रस्ताव लेकर आते हैं जिसे बोलते हैं अगस्त ऑफर, ठीक है, यानी आप एक कह सकते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या बोलते हैं भाई, अगस्त प्रस्ताव। पेपर में पूछा जाता है, ये भी पॉलिटी से रिलेटेड है, पीछे फिर सारा रिवीजन कराऊंगा जो जो ईयर्स इंपॉर्टेंट होंगे। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर इसको बोला जाता है। और ये भारत में कब आया था भाई, 1940। 1940 में क्या था, अगस्त प्रस्ताव यानी अगस्त ऑफर आया था, याद रखना। और अगर अगस्त ऑफर जब आया था, उस टाइम पर भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे, तो उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम था उनका, लॉर्ड लिनलिथगो साहब थी, वो वायसराय थे। अगस्त प्रस्ताव, अब प्रश्न ये आता कि अगस्त प्रस्ताव में क्या था,
अगस्त प्रस्ताव ये खुद अंग्रेज लेकर आए थे। और प्रश्न पूछा जाए, भारत में पहली बार संविधान की मांग कब उठी थी? 1895 में, चाहे कैसी भी हो 95 में। लेकिन कांग्रेस ने कब उठा दी थी? 1935 में। 36 में संविधान सभा की मांग उठा दी थी। लेकिन प्रश्न पूछा जाए, अंग्रेजों ने पहली बार संविधान की मांग को एक्सेप्ट कब किया था? कॉन्स्टिट्यूशन जो डिमांड थी, संविधान की जो मांग है, वो स्वीकार कब कर ली? स्वीकार कर ली थी भाई, वो याद रखना आपकी अगस्त प्रस्ताव 1940 में। भाई ठीक है, हम भारत का संविधान क्या कर देते हैं? बना देते हैं। अपने पास एक लेटर आता लंदन से, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। हाँ, कांग्रेस देखती है, ले भाई अपना प्रस्ताव तो क्या कर लिया? स्वीकार। फिर वो सारा प्रस्ताव पढ़ कर देखा तो उसमें बात ही कुछ और थी। उसमें ये लिख रखा था, भाई आपका संविधान जो है वो क्या कर देंगे? हम बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन संविधान बनेगा कब? जब युद्ध खत्म होगा, यानी युद्ध समाप्ति के बाद। जैसे युद्ध खत्म होगा, हम आपका क्या कर देंगे? संविधान बना देंगे, ठीक है। युद्ध स्टार्ट कब हुआ है? 39 में। अब खत्म कब होगा? 45 में। तो वो आज भी पढ़ रहे अपन 45 में। उस टाइम पर तो कौन था? जैसे मान लो 2026-25 में युद्ध स्टार्ट हो जाए, ये खत्म कब होगा? यो तो अपन तो कौन बेरा? हाँ, वह चीज हो रही थी। यानी 39 में युद्ध स्टार्ट हो गया था, 40 आ गया, पता नहीं 10 साल भी चल जाए, हो सकता है 41 में ही खत्म हो जाए। तो यानी इसका दी एंड का तो अपना नहीं पता था उस टाइम पर। कांग्रेस ने कहा भाई युद्ध तो क्या पता कब समाप्त हो। दूसरी बात क्या कह रखी है? भाई संविधान हम तुम्हारा क्या कर देंगे? युद्ध के बाद बना देंगे। अरे बनाना को नहीं, बनाओ तो हम खुद गए। यह बात हमारा गांधी 1922 में कह गया था, भाई भारतीय संविधान भारत के लोगों के अनुसार होना चाहिए। हमने तो संविधान सभा चाहिए, संविधान की अब जरूरत ही नहीं हमें। हमें क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए। तो इसलिए अगस्त प्रस्ताव जो है वो क्या कर दिया? कांग्रेस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया। मतलब आप इतनी पावर होगी अपने अंग्रेजा प्रस्ताव आप ही रिजेक्ट करने लगे। ये टेम तो सारे का आना है, ठीक है। हाँ, तो कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया भाई? अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। ऊपर से ब्रिटेन में दबाव पड़ रहा है लिथगो साहब के ऊपर, भाई यदि ये भारत वाले युद्ध में नहीं आए, ठीक है, तो फिर तो अपनी कहानी खत्म है, ठीक है। इस करके इनकी तो मना कुछ, इनके बगैर तो कुछ है ही नहीं, भारत के बगैर तो। इसलिए वहां पर बार बार ये चीजें हो रही थी। अब आपने भी हिसाब आ गया था, भाई अंग्रेज जो हैं अब फंस चुके हैं, ठीक है। अब इनका ध्यान विश्व युद्ध के अंदर है। और भारत ने पीछे से एक आंदोलन भी चला दिया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। हाँ, अब पॉइंट ये आता है, जैसे ही गांधी ने यह बात पता चली कांग्रेस ने, तो गांधी ने भी तो एक बात कही थी यहाँ पर, पोस्ट डेटेड चेक। किसको कहा? अगस्त प्रस्ताव। भाई ये तो एक ऐसा ऑफर है या एक ऐसे बैंक का चेक है, ठीक है। हाँ, जो क्या हो चुका है? दिवालिया हो चुका है, उसकी डेट ही खत्म हो चुकी है, हमने जरूरत ही कोई नहीं इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फिर क्या कर दिया भाई? इसके खिलाफ इंडिविजुअल सत्याग्रह, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो पेपर में पूछा जाए, बताइए अगस्त प्रस्ताव के विरोध में आपने कौन सा सत्याग्रह चलाया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब चलाया था? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? हाँ, सत्य के साथ, यानी सत्याग्रह का मतलब सच के साथ आपने क्या करना है? आंदोलन चलाना है। क्योंकि अपना गांधी की विचारधारा लगी थी, ठीक है। उसने कहा था कहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े कहीं नहीं होने चाहिए, यह चीज दे रखी थी। अहिंसावादक आंदोलन होना चाहिए। फिर भी आपने हिंसा करी थी 1922 में, चोरी चोरा कांड, उसमें 22 जने अपन मार दिए। गांधी इतना नाराज हो गया था, बस पूछो ना। हाँ, घना का सूता नाराज हो लिया था, ठीक है। हाँ, फिर आपने भी कसम खा ली थी, आगे गांधी ने जो कोई आंदोलन चला नहीं, आप पे नहीं साथ देंगे। तो 1922 के अंदर जब गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कराया, और गांधी को 6 साल की क्या हुई थी? जेल। लेकिन जेल में भी 2 साल रहा था, थोड़ा बीमार हो गया था वो, 24 में बाहर निकलना, ठीक है। हाँ, फिर 1930 तक, यानी 8 साल तक गांधी ने कोई आंदोलन नहीं चला था। सविनय विज्ञान आंदोलन में फिर आपने क्या कराया? वही काम कराया, ठीक है। हाँ, फिर भी आप हिस्सा जरूर, क्योंकि बिना हिस्सा तो काम बने को नहीं,
ठीक है। ऐ हिस्सा तो धरना बैठे रहो अंग्रेजा कुंती के आंट है, तो हिस्सा होनी थोड़ी सी जरूरी है। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपन क्या करी, हिस्सा जरूर करी, लेकिन गांधी को नहीं बेड़ा पटन दिया, उसको नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर वो क्या करेगा, आंदोलन को बंद करेगा, फिर फायदा किस चीज का, ठीक है। हाँ, फिर गांधी ने उसके बाद फिर गांधी को गिरफ्तार कराया गया, पुन्ना जेल में रखा गया था, एक समझौता भी हुआ था, ठीक है, पुन्ना समझौता। फिर गांधी ने दोबारा अपने दम पे कोई आंदोलन नहीं चलाया था, ठीक है, बेड़ा पट गया था अपना कैसे यहाँ पे, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। प्रश्न पूछा जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके विरोध में चला था भाई, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। बताएगा कोई मेरे को पहला सत्याग्रही कौन था, विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने पहली बार इसकी शुरुआत कर दी थी, आचार्य विनोबा भावे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना, विनोबा भावे जानते हैं उसको, इसी बंदे ने अपने को यह जमीन दी है, इसी के बदौलत से ये जो अपने 10-10, 15-15 या एक किला जो बन रहा है जमीन का अपने, वो इसी की देन है, वरना अपने कुछ नहीं था, याद रखना। इसी ने भूदान आंदोलन चलाया था आजादी के बाद, ठीक है। यही बंदा है जिसको 1958 के अंदर 1958 में एक पुरस्कार भी दिया गया था, रमन मैसेसे पुरस्कार, ठीक है। पहला भारतीय था जिसको ये पुरस्कार दिया गया था, याद रखना, जो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दुनिया का तो नोबेल है, लेकिन एशिया का आचार्य को याद रखना। तो आचार्य विनोबा भावे जो है, याद रखना, ये क्या था भाई, पहला सत्याग्रही था, इस बात को याद रखना। और आपने व्यक्तिगत जो सत्याग्रह चला था वो कब चला था, 1940 में चला था, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में चला था, इस बात को भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना। अब सुनना देखना आगे। अंग्रेजा का अगस्त प्रस्ताव आया, आपने क्या कर दिया, ठुकरा दिया, हमने जरूरत ही को नहीं, ना हमें जावा और ना हमने जरूरत, साफ मना कर दिया, ठीक है। ऊपर भाई फिर हालत बिगड़ते जा रहे थे, कहाँ के, ब्रिटेन के। ब्रिटेन के उस टाइम पर विंस्टन चर्चिल पीएम, उसकी गांधी की तो वैसे कौन बने, ठीक है। हाँ, और ज्यादा वहां पर दबाव बनाया गया, भाई भारत न संभालो कैसे तो करो, ठीक है। हाँ, फिर क्या किया गया, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत कौन भेजा गया, एक आदमी भेजा गया जिसका नाम क्या था, स्टेफर्ड क्रिप्स। आदमी का नाम क्या था, स्टेफर्ड क्रिप्स, एक अंग्रेज अधिकारी था, स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड जो क्रिप्स हैं, इनको भेजा गया, याद रखना भाई, क्रिप्स मिशन जिसको कहा जाता है, याद रखना। कब, 1942, 40 में भेजा। अगस्त प्रस्ताव अपन रिजेक्ट, ठीक है। क्यों रिजेक्ट करें, भाई संविधान आजाद युद्ध के बाद नहीं, पहला बनाओ, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं, हम तो ठीक ठाक है, अभी चाहिए हमारे को तो संविधान, ठीक है। क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में क्या था, क्रिप्स मिशन में यही बात थी, चलो ठीक है, हम एक बंदे को भेज रहे हैं और वो तुम्हारा संविधान बना देगा, ठीक है। हाँ, तो क्रिप्स मिशन जो है वो क्या कर रहा था भाई, भारतीय संविधान बनाने के लिए पहुंचा। भारतीय संविधान, मैं भारत का संविधान में क्या कर देता हूं, तैयार कर देता हूं। यू पहुंचा भारत, भारत इसने क्या कहा, मैं तो कर देता हूं तुम्हारा संविधान, अर्थात मैं एक बार इतना नु करो, 5-6 घंटे युद्ध में जाया हूं, अपने तो 5-6 घंटे बहुत थे, अपन तो एक बार शामिल होना था वहां, ठीक है। हाँ, क्योंकि अपना तो फिर पता ही है कितने वो थे, सैनिक ही सैनिक भरे पड़े थे। तो भारतीय संविधान को मैं इतना तैयार कर दिया तो हमें युद्ध लड़के आओगे, मेरा संविधान तैयार हो जाए 5 घंटे में तो हमें युद्ध खत्म कर आओगे, अब 5 घंटे में विश्व युद्ध खत्म कर दिया, ठीक है। हाँ, अब पॉइंट ये आया भाई, हम जो हैं, ठीक है, हाँ, बार बार आपको कह रहे हैं भाई संविधान तो हम खुद बनाएंगे, तुम कैसे संविधान बना, जानो भारत की राजधानी क्या, क्रिप्स ना कौन जानता, राजधानी लग जानता को नहीं, तुम भारत का संविधान बनाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। संविधान कौन बनाएंगे, भारत के, और जाकर कहो अंग्रेजों को, वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, हमारे लिए क्या तैयार करें, संविधान सभा तैयार करें, क्या तैयार करें, संविधान सभा तैयार होनी चाहिए, इस बात को आपने ध्यान में रखना, क्या होनी चाहिए, संविधान सभा। यानी जो क्रिप्स मिशन आया था भारत में, वो भी क्या हो गया, फेल। क्रिप्स मिशन की सोच क्या थी, भाई भारत का संविधान तो मैं ही बना दूंगा, आपने संविधान बनाना ही नहीं है, हम खुद बनाएंगे, ठीक है। और ऐसा करते करते आप तो वेट कर रहे थे, आपने भारत छोड़ो आंदोलन भी चला दिया इसके लिए, ठीक है। लेकिन भाई 1945 6 अगस्त और 9 अगस्त की बात थी,
ठीक है। हाँ, और क्या कर दिया गया, जापान के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए। गिराते युद्ध की समाप्ति होनी थी फिर, क्योंकि परमाणु बम अपन पता ही है। ठीक है। हाँ, इसलिए दुनिया में जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पर परमाणु बम नहीं था। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस टाइम पर कुछ कुछ देशों के पास क्या है, परमाणु बम थे। और आज यदि हम बात करें, आज आज हर देश के पास क्या है, परमाणु बम है। अब यदि धरती पे तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो न्यूज समझ लीजिए और लास्ट है सभी का। क़यामत है वो, रात वाली क्या, एक चीज और याद रखना, वो रात वाली क़यामत नहीं है, दिन वाली है। या एक रात ने भी क़यामत हुआ है। तो कहने का मतलब अब लड़ाइयां आदमियों की नहीं होगी, किसकी होगी, परमाणु बमों की होगी। ठीक है, एक पाकिस्तान भारत का नहीं जाएगा, भारत का चीन का नहीं जाएगा, एक एक परमाणु बम गिराए, हिसाब बराबर हो गया सारे का। इसका मतलब इसलिए कह रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए धरती पे, हो गया तो फिर अपना हिसाब बराबर है। तो यानी दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया भाई, 45 में हुआ। कि किस्मत ये होगी 45 के अंदर ही ब्रिटेन में होने थे चुनाव, और वहां पर सरकार बदल जाती है, लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है जो अपना पार्टी हुआ है, और वहां के एक प्रधानमंत्री बने जिसका नाम था क्लाइमेट इटली। क्लाइमेट याद रखना, इटली। ये क्या बन जाता भाई, प्रधानमंत्री बन जाता है। और इसने उस टाइम पे एक ही घोषणा करी थी जब वहां पर चुनाव हो रहे थे, यदि मेरी सरकार बन जाती है तो मैं क्या कर दूंगा, भारत को आजाद कर दूंगा। ठीक है, वहां पर भर भर के क्या करे गई, इसके वोट डाले गए। ऐसी क्या बात थी भाई, इसने एक घोषणा करी, भारत ने आजाद कर दूंगा। ठीक है। हाँ, तो यह घोषणा करते क्यों जीते यूं, वो इसलिए जीता क्योंकि भारत के अंदर कौन रह रहे थे, अंग्रेज रह रहे थे। ठीक है, अंग्रेज, किसी का मतलब पति भारत में रहने लग रहा, किसी का भाई, किसी का, वो सारे भारत में, लंदन में कोई है ही नहीं। ठीक है, वहां सिर्फ महिलाएं महिलाएं। ठीक है, तो सारे की सारी दुखी हो रही थी भाई, क्यों ना इन देशों को आजाद करा के अपने देश में प्रदेश में लौट आओ। ठीक है। हाँ, तो इटली साहब ने घोषणा करी दी थी, आपके पास लास्ट मौका है, या तो भारत को आजाद कर दो, वरना फिर मैं भारत के लोगों को इंग्लैंड बुला रहा हूं। ठीक है। हाँ, आज आप सारे लंदन में होते यदि वो बात ना मानते तो। ठीक है, आज जनसंख्या में नंबर 1 कौन होता, इंग्लैंड होता। ये था, बदल जाता सिस्टम सारा ही। ठीक है। हाँ, क्लाइमेट की घोषणा करी गई, सारे के सारे अंग्रेज अपना भाई बाज गए, चलो जल्दी से। ठीक है। हाँ, यार ना भारत वाले बिक गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी वहां। ठीक है। हाँ, इस करके क्लाइमेट ने ये घोषणा कर दी थी, कब भाई, 1945 में प्रधानमंत्री बन गए। और घोषणा के अंदर फिर भाई भारत को तो आजाद करना ही करना है। अब भारत को आजाद करना, तो इतने दिन अपन इसको गुलाम बनाया है, तो कम से कम इनका क्या कर देते हैं, संविधान बना देते हैं, क्योंकि बिना संविधान के तो कोई भी कब्जा कर सकता है। इसलिए क्या कर दिया गया, फिर इसी क्लाइमेट इटली की सरकार ने भारत के अंदर क्या भेजा भाई, क्रिप्स मिशन भेजा, सॉरी कैबिनेट मिशन। क्या भेजा भाई, कैबिनेट मिशन। तो प्रश्न पूछा जाए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो याद रखना भाई मार्च में आया था, मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था सिर्फ भारत की संविधान सभा तैयार करनी। क्या चीज तैयार करनी है, संविधान, संविधान नहीं, संविधान सभा। भाई भारत का संविधान बनाएगा कौन, उन लोगों का एक समूह इकट्ठा करना है, ये परम लक्ष्य किसका था, इस कैबिनेट मिशन का। इसी कैबिनेट मिशन का दूसरा नाम क्या भाई, मंत्रिमंडल आयोग। इसी को बोलते हैं मंत्रिमंडल आयोग। दिल्ली पुलिस में प्रश्न पूछा हुआ था, ये बताइए मंत्रिमंडल आयोग भारत में कब आया था। सारे ने पढ़े तो कैबिनेट रखा था। ठीक है, कैबिनेट को मंत्रिमंडल आयोग भी कहा जाता है। एक पॉइंट ये आता कि इसको कैबिनेट या मंत्रिमंडल आयोग नाम क्यों दिया गया। इसमें कितने बंदे आए थे भाई, 3 बंदे आए थे। एक का नाम क्या था, पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, दूसरे का नाम क्या था, स्टेफर्ड क्रिप्स जो 42 वाला था, और एक कौन था, एवी अलेक्जेंडर। 3 बंदे थे ये,
तीनों का एक समूह था। अब पॉइंट यह था कि इन तीनों को क्यों कहा गया, वो इसलिए कहा गया क्योंकि पैथिक, लॉरेंस, स्टेफर्ड और एवी तीनों मंत्री होया करते। कहां पर? लंदन में। वहां की सरकार में मंत्री थे, ये भारत आ गए, इसलिए अपन इनका नाम क्या टेक दिया? मंत्रिमंडल आयोग टेक दिया था, याद रखना। तो पॉइंट को याद रखना भाई, जो पैथिक लॉरेंस है, याद रखना, ये हमारे कैबिनेट मिशन के क्या थे भाई? अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। प्रश्न पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? चेयरमैन। तो याद रखना पैथिक लॉरेंस था, याद रखना। अब मैंने कहा यह बंदा ब्रिटेन में कहीं ना कहीं मंत्री भी था, तो किस पद पर था ये उस टाइम पर? यह था भाई भारत का सचिव। भारत का जो सचिव होता था वो भी एक मंत्री कहलाता था ब्रिटेन में। हाँ, भारत का सचिव। तो भारत के सचिव भी कौन थे भाई? वो भी याद रखना पैथिक लॉरेंस साहब थे, और अध्यक्ष भी कौन बनकर आया? पैथिक लॉरेंस। स्टेफर्ड जो क्रिप्स है, ये क्या था हमारा? वहां पर ट्रेड मंत्री था, वहां पर व्यापार मंत्री। ये कौन से पद पर था? वहां पर व्यापार मंत्री था। एवी अलेक्जेंडर का आना जरूरी था क्योंकि जहाज में बैठ के आकर थे, समुद्री जहाज में, इसलिए याद रखना ये हमारे वहां पर नेवी यानी नौसेना मंत्री थे। नौसेना मंत्री। तीनों के 3 बंदे क्या थे भाई? मंत्री थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मंत्रिमंडल आयोग पड़ गया। ठीक है, इसका तीनों में से अध्यक्ष कौन बना फिर? तो वो याद रखना भाई पैथिक लॉरेंस साहब बने थे। इस पॉइंट्स को याद रखना, इसका नाम क्या होगा? पैथिक लॉरेंस। और दूसरा यदि मैं बात करूं यहां पर, ये कौन है? स्टेफर्ड क्रिप्स। और इनका नाम क्या होगा? एवी अलेक्जेंडर, याद रखना। मार्च 1946 में पहुंचे, इन्होंने पूरे भारत का जायजा लिया, भाई भारत में कैसा कल्चर है, उसी के हिसाब से संविधान बनना चाहिए। ये मान लो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, यूपी, इनको उठा के कह दो भाई बना दे भारत का संविधान, भारत की तो है। तमिलनाडु वालों को वो बात सही लगेगी क्योंकि उनका भी तो कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए, पश्चिम बंगाल वालों का भी होना चाहिए। तो इसलिए अपन ने क्या करना पड़ेगा? हर जगह से क्या करना पड़ेगा? मेंबर को लेकर आना पड़ेगा। तो इसने पूरे भारत का जायजा लिया, और जायजा लिया तो भारत, बताइए मेरे को एक बात बता दीजिए बस आप, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात तो करेंगे आप। हाँ भाई, जब आप यहां पर गुलाम थे आप ब्रिटेन के, उस टाइम पर जो भारत है वो कितने हिस्सों में बटा हुआ था? बता सकता कोई? बहुत ज्यादा कितने? 2 लाख? और कम करूं? वेरी गुड शाबाश, मेरे हिसाब तो न्यूज की फुल फॉर्म बतावा है। हाँ, तो याद रखना भारत जब गुलाम था तो इसके अंदर 3 मेन मेजर पार्ट थे। एक को तो बोलते थे आप ब्रिटिश भारत। क्या बोलते थे? ब्रिटिश भारत। एक को बोलते थे आप देसी रियासत। क्या बोलते थे? देसी रियासत। और एक आपका होता था क्या भाई? चीफ कमिश्नरी अक्षेत्र। यानी आपने याद रखना यहां पर भारत जो है उस टाइम पर मेजर कितने पार्टों में? 3 भागों में बटा था। एक तो जहां पर ब्रिटेन का फुल कब्जा था उसे बोलते थे क्या? ब्रिटिश भारत बोलते थे। जड़ वल लागू आ गए। देसी रियासतें, प्रिंसेस एरिया इसको बोलते इंग्लिश में। देसी रियासत क्या होती थी? जहां एक राजा होता था। अंग्रेज क्या क्या करते? राजा से टैक्स लेते थे, लेकिन राजा की जनता को तंग नहीं, वहां पर राजा काम करता था सारा, उसी को क्या बोलते थे? देसी रियासत। और जहां पर खुद वायसराय अपने हिसाब से शासन चलाता था उसे क्या बोलते थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को आज आप क्या बोल सकते हैं? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और ये दोनों फिर बन गए। तो यानी एक तो ब्रिटिश भारत था, एक देसी रियासत और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। अब इन्होंने क्या करा? वे पूरा भारत का जब जायजा लिया किसने? कैबिनेट मिशन ने। तो उसने कहा कि अपन कुछ मेंबर तो ब्रिटिश भारत से लेकर आने पड़ेंगे, लेकिन ये राज्य खातर भी तो संविधान तैयार करना पड़ेगा, ये राज्य भी उठाने पड़ेंगे। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, भारत में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने होते थे भाई? 4। बताइए देसी रियासत भारत में कितनी होती थी? प्रिंसेस एरिया 93। अच्छा,
तो याद रखना भाई, देशी रियासत थी भारत में टोटल कितनी, 565। ठीक है, कितनी थी, 565। 93 तो मेंबर आए थे, ठीक है, वो तो 93 मेंबर थे। और डाटा देखिए, आज मैं करवाऊंगा आपको डाटा, वो याद कैसे करना होता है सारी चीजें। 565। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो तो देश के पहले क्या बन गए, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनता तो अलग बात थी, वो उसी ने इस भारत के 565 टुकड़े थे उनको एक करने की पूरी कोशिश करी थी। लेकिन इन 565 में से 13 ऐसी रियासतें थी जो कौन से देश में चली गई थी, पाकिस्तान में चली गई थी। कितनी, 13। बच गई कितनी, घटा दो, 552। और 552 में से 549 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने किसका साथ दिया, भारत का। और 3 ऐसे राजा थे वो बोले ना तो हमने पाकिस्तान अच्छा लगता, ना हमने भारत अच्छा लगता। ठीक है, हमने तो आजाद रहना है, मतलब एक पाकिस्तान, एक भारत और 3 देश, ये टोटल 5 टुकड़े हो रहे थे। ठीक है, हाँ। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल सारे ने समझा के आया, तो हमने तो केब रख के क्या अच्छा लगेगा, भला मेरे कन देखो मैं अच्छा लागू कि नहीं। फिर तीनों ना अच्छा लग गया। ठीक है, हाँ। 3 कौन कौन थे, एक हैदराबाद वाला था। ठीक है, हैदराबाद का एक राजा था, उन्होंने बोला मैंने तो क्या करना है, ना भारत पसंद और ना मैंने पाकिस्तान, आप तो खुद राजा है, छत्री आदमी, आप पे शासन करांगे। ठीक है, हाँ। फिर क्या करा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी तैयार करी। ठीक है, और पुलिस वाली वर्दी पिरा दी, जाओ हमला कर दो, किसके ऊपर, हैदराबाद। हैदराबाद के राजा ने सोचा भाई पुलिस है के बिगाड़ेगी अपना। ठीक है, और तो मिनट 10 लाई। ठीक है, हाँ। पकड़ के उसने हैदराबाद का राजा ने दिल्ली ले आई। ठीक है, हाँ। और पटेल ने पूछा बोल भाई क्या चाहिए, ले अपनी बस एक ही इच्छा, ले क्या, भारत में मिलना है। बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ले बस फिर सर जी एक डाउट है, उस डाउट को क्लियर करना जरूरी है। बोला भाई चल ले डाउट तो क्लियर कर दे, तेरा क्या डाउट है। डाउट ये मेरे को ये बताइए, जो मेरे को समझाना आ रहे थे वह पुलिस थी या कुछ और था। बोला भाई वह आर्मी थी, पुलिस कौन थी। ठीक है, आर्मी किस तरीके से, तो इस प्रकार से हैदराबाद को अपन ने ले लिया। फिर एक रह गया था कौन सा, जूनागढ़। जूनागढ़ तो था वो था गुजरात में पड़ा है, और गुजरात का बॉर्डर पाकिस्तान गला है। उससे पूछा गया बोला ना तो आप पाकिस्तान में मिलना चाहते और ना भारत में, आप तो अकेले रहेंगे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला भाई तनक करना तो एक ही काम पड़ेगा, तो तीसरा तो कौन बन सकता, चाहे तो पाकिस्तान में और चाहे भारत में। ठीक है, हाँ। तो जूनागढ़ का राजा बोले आप तो पाकिस्तान में जाएंगे फिर। ठीक है, वह सारे जो जनता थी वह बोले का हमें भारत में रहना चाहवा है। ठीक है, फिर पटेल साहब ने क्या किया, उसकी बैग तैयार करे, बैग उठा और जा फिर तुम पाकिस्तान में। राजा तो उड़ गया और यू अपना मिल गया। ठीक है, फिर एक रह गया कौन सा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर का राजा जवाहरलाल नेहरू तो मिल गया, जदे आर्टिकल 370 आ गया था। नहीं जी उस दिन यू पटेल था मिलजर, तो क्या ना 370 बनाना था अपन, आप पे हिसाब करते। फिर जम्मू कश्मीर बड़ा राजा। कहने का मतलब क्या हो गया भाई, यहां पर सुनो ध्यान से भाई, जो अपना देश में रियासतें कितनी थी, 565, और ब्रिटिश जो भारत है इसमें टोटल राज्य कितने थे भाई, 11, यानी 11 प्रांत थे। तो 11 प्रांत तो ये हो गया आपके टोटल। ठीक है, और 565 रियासतें, ये तो आजादी से पहले का सिस्टम चल रहा है, याद रखना। और 4 ये सारे मिलकर क्या करेंगे, भारत का संविधान को रचेंगे। ये बात किसने कही थी, कैबिनेट मिशन ने। अब कैबिनेट मिशन क्या करेगा भाई, भारत की संविधान सभा का निर्माण करेगा। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर पेपर में पूछा जाए आपसे कि बताइए भारत में संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने करी थी, बताओ जल्दी से। संविधान सभा की सबसे पहले मांग करी थी 1934 में एमएन रॉय ने। ठीक है, याद रखना, ये उड़ता भर भर के क्वेश्चन आने आपके, याद रखना। एमएन रॉय साहब ने 1934 में। बताइए कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब करी थी, हाँ सभा की बात करें तो 36 में, संविधान की 35 में, सभा की 36 में। प्रश्न पूछा जाए संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है,
MN रॉय साहब को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा? MN रॉय साहब। बताइए संविधान सभा का निर्माण किसने करा? प्रश्न पूछा जाएगा। निर्माण, तो निर्माण करा भाई कैबिनेट मिशन, क्योंकि कैबिनेट मिशन किसके लिए आता? संविधान सभा के लिए। जो कैबिनेट मिशन है, याद रखना भाई, कैबिनेट मिशन, इसने क्या करा था? संविधान सभा का निर्माण करा था, याद रखना। हाँ, मंत्रिमंडल बोल दो चाहे इसको ये बोल दे। उसके बाद इसी संविधान सभा ने फिर क्या रचा? भारत का संविधान। तो प्रश्न पूछा जाए भारतीय संविधान को तैयार किसने करा था? भारतीय संविधान। तो भारतीय जो संविधान है उसको जो तैयार करा था भाई, तैयार वो किसने करा था? संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये डायरेक्ट पर्सन आएंगे, ध्यान रखना। पहला पॉइंट याद रखना, संविधान सभा की मांग किसने करी? MN रॉय ने। कांग्रेस ने कब करी? 36 में। जनक कौन कहलाएंगे आपके? MN रॉय। किसका? संविधान सभा का। निर्माण किसने करा संविधान सभा का? कैबिनेट मिशन ने। और भारत का संविधान किसने तैयार करा था? संविधान सभा ने तैयार करा। लेकिन सब भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? BR अंबेडकर साहब को कहेंगे। इस बात को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यदि मैं बात करूं, यहां पर ध्यान से सुनना, जो भारत है, भारत की संविधान सभा, थोड़ा सा देखिए फिर आप एक बार यहां पर संविधान जो सभा है, भारत की जो संविधान सभा है, कैबिनेट मिशन ने जब पूरे भारत का जायजा लिया तो इसने कहा कि भारत का जो संविधान है वो टोटल कितने लोग बनाएंगे? 389। कितने लोग निर्धारित करेंगे भाई? 389। 389 सदस्य हैं भारत की संविधान सभा के अंदर थे। क्या थे? भारत की संविधान सभा के अंदर टोटल कितने? 389 सदस्य थे, याद रखना, 389। और 389 ही क्यों करें? क्योंकि उस टाइम पर भारत की जनसंख्या के हिसाब से वे प्रत्येक 10 लाख, कितनी भाई? 10 लाख जनसंख्या पर एक कैंडिडेट को क्या करा जाएगा? चुना जाएगा। ठीक है। हाँ, मतलब क्या होगी? ये पूरे के पूरे मान लो 10 लाख लोग बैठे हैं, इन 10 लाख लोगों की जो भी बातें होंगी संविधान सभा में क्या करूंगा? मैं उठाऊंगा। यानी एक आदमी 10 लाख लोगों का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा, याद रखना। जैसे ही अपना MLA और MP चुनते हैं, ठीक है, MP चुनते तो पूरा एक बड़ा एरिया का जो अपनी कहां बात उठाएगा? संसद में। हालांकि उठाता कुछ भी नहीं है, और आपने तो वोट डालने हैं, आपने बस साइन लगानी जरूरी है, और इतना ही सिस्टम चल रहा है अब तो 389 जो सदस्य याद रखा। और इन 389 सदस्य जो थे, इनमें से 296 ऐसे मेंबर थे जिनका क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था, यानी निर्वाचित हुए थे, इलेक्टेड हुए थे। हाँ, तो प्रश्न पूछा जाए संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य कितने थे भाई? 296 सदस्य थे। बच गए कितने फिर इसमें घटाओगे तो बच गए 93। और 93 जो 93 सदस्य हैं वो क्या हुए थे? नॉमिनेट हुए थे, यानी मनोनीत हुए थे। क्या हुए थे भाई? मनोनीत। तो बताइए संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 93। और निर्वाचित की कितनी थी भाई? तो 296 सदस्य। 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, 93 क्या हुए थे? आपके मनोनीत हुए थे। इस बात को याद रखना। अब पॉइंट ये आता है भाई, ये जो 93 सदस्य मनोनीत हुए थे, ये कहां से हुए थे? देशी रियासतों से। ये मान लो मैं इस कमरा का राजा हूं और मैंने संविधान सभा में मेंबर भेजना है, क्या मैंने चुनाव कराने की जरूरत है? वो नहीं, मेरा जी करेगा उससे उठाया भाई, जा तो जा संविधान, कल ये बिक जाए, परसों ये बिक जाए। लेकिन यहां पर अपना क्लास में एक आदमी को चुनना हो तो फिर क्या करानी पड़ेगी? वोटिंग ही करानी पड़ेगी। तो याद रखना, ये कहां से गए थे? देशी रियासतों से, देशी रियासत। और पेपर में यह पूछा जाएगा ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिससे सबसे ज्यादा मेंबर गए थे? ठीक है, ऐसी कौन सी थी? मैसूर। मैसूर जो रियासत थी उससे संविधान सभा में कितने मेंबर चुनकर गए थे भाई? 7। उस चुनकर क्या? मनोनीत। क्या हुए थे? मनोनीत हुए थे। अब बात करते हैं निर्वाचित। निर्वाचित की यदि मैं बात करूं, सुनना ध्यान से, निर्वाचित जो सदस्य थे वो 2 जगह से हुए। एक तो कहां से? ब्रिटिश भारत से। कहां से हुए भाई? ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत में कितने प्रांत थे भाई? 11। कितने थे? 11। और ब्रिटिश प्रांत से टोटल आपने याद रखना कितने मेंबर चुनकर गए? 292। बचिए कितने? 4 ऐसे मेंबर थे जो कहां से चुनकर गए? चीफ कमिश्नरी।
मतलब चुनाव कहां कहां हुए थे, चीफ कमिश्नरी में हुए थे, ठीक है, और ब्रिटिश भारत में चुनाव हुए थे। अब ये जो 292 सदस्यों का चुनाव हुआ था, इनमें सबसे ज्यादा कहां से चुने गए थे, तो सबसे ज्यादा चुने गए थे यूपी, और यूपी को उस टाइम पर क्या बोलते थे, संयुक्त प्रांत बोलते थे। और कितने 55 मेंबर चुनकर गए थे। आज भी देख लो आप, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट कहां है, यूपी में। जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी में, शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा यूपी के अंदर है। विधानसभा की सबसे ज्यादा सीट यूपी, राज्यसभा की यूपी, विधान परिषद की यूपी, हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा जज कहां है, यूपी में। हर जगह यूपी है, ये जनसंख्या ज्यादा है, सीधी सी बात है। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने गए भाई, 4 सदस्य चुनकर। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे कितने, 4 ही थे। इसका मतलब 1 से 1 कैंडिडेट गया, और वो 4 कौन से थे, ए, बी, सी और डी। ए से याद रखना अजमेर था, अजमेर जो आप पाकिस्तान में अजमेर, और बी से याद रखना, इधर रख दो, इधर। बी से यदि मैं बात करूं, बी से याद रखना भाई बलूचिस्तान, कौन सा भाई, बलूचिस्तान। और सी से याद रखना भाई, सी से कुर्ग, कुर्ग कहां पड़ता है, कर्नाटक में। और डी से क्या है, दिल्ली। एक कैंडिडेट दिल्ली से, एक कैंडिडेट कुर्ग से, एक बलूचिस्तान से, एक मारवाड़ अजमेर, चारों जगह से क्या हुआ था, एक एक कैंडिडेट चुनकर गया था, मनोनीत नहीं हुए थे। और 292 मेंबर कहां से चुनकर गए थे, वो यहां से। और यह बात कब की भाई, 1946 की, जुलाई के अंदर चुनाव हुए थे, याद रखना। कब की बात है, 1946। लेकिन भारत आजाद कब हो गया, 47 में। पाकिस्तान अलग हो गया, ये बोलती था अपना बैठना को नहीं, ठीक है, संविधान में। इसलिए उनती क्या कर दिया, फिर यो अलग बना ली संविधान सभा। जैसे ही भारत आजाद हुआ, तो यानी स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा थी, कौन सी, स्वतंत्र भारत, तो स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा थी, उसमें टोटल मेंबर कितने थे भाई, 299। बच्चे कंफ्यूज होते हैं 389 और 299 में। 389 तो आजादी से पहले थे, और 299 क्या था, आजादी के बाद। आजादी के बाद फिर भाई देखो, कुर्ग, दिल्ली और अजमेर, ये 3 तो भारत में रहेंगे, बलूचिस्तान वाला तो पाकिस्तान में जाएगा, सीधी सी बात है। फिर यहां पर रह गया क्या था आपका भाई, यहां पर 229 जो मेंबर थे, वो तो रह गए थे कहां से, ब्रिटिश भारत से कह लो या चीफ मिनिस्टर से। और 70 मेंबर क्या हो गए थे, देशी रियासतों के, 13 वहां चले गए थे। इस हिसाब से ये सारा का सारा पोर्शंस डिवाइड हुआ था। चलिए एक बार ये कर लेते हैं, 10 मिनट इतना पानी पुणी पी लो, फिर दोबारा से करते हैं आगे, थोड़ी सी देर और पढ़ते हैं, फिर रिवीजन करवाऊंगा इसका सारा, रोक दो। चलिए अपन बात करी थी कैबिनेट मिशन किस प्रकार से उसने वो करा। अभी तक अपना जो चीजें पढ़ी है, थोड़ा सा उसको देखो, जो चीजें उनमें से ओवरव्यू क्या निकल कर आता अपना। तो आपसे पहला पॉइंट याद रखना इसके अंदर, पहला पॉइंट आपसे पूछा जाए, संविधान की भारत में सबसे पहले मांग कब उठी, 1895 में। किसने उठाई थी बताओ जल्दी से, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने भाई, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद अपन बात करी 1922। 1922 में क्या हुआ था भाई, गांधी का एक कथन था, भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, हाँ, इच्छा अनुसार होना चाहिए। उसके बाद अपन बात याद रखनी है भाई, 1928 में कौन सी रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट, जिससे संविधान का क्या कहा गया था, ब्लू प्रिंट। वेरी गुड, शाबाश, ये क्वेश्चन। 1934 की बात करें तो आपने याद रखना, एम.एन. रॉय ने किसकी मांग करी थी भाई, संविधान सभा की, ये बात कर लिया अपन ने। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने किसकी मांग करी भाई, संविधान की। किसने करी, कांग्रेस ने, ठीक है, हाँ, संविधान की कांग्रेस के द्वारा। लेकिन इसी कांग्रेस ने 1936 में क्या कर दिया फिर भाई, हाँ, संविधान सभा, क्योंकि अपन चाहिए क्या थे, संविधान सभा चाहिए थी, संविधान नहीं। लेकिन एम.एन. रॉय से पहले अपन चाहिए था संविधान।